Assalamu alaikum. Welcome to all of you in this lecture number 6 for the course P-408 well testing. और इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेल डिलीवरेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। और हम लोग देखेंगे बेसिकली कि ऑब्जेक्टिव क्या है वेल डिलीवरी टेस्टिंग करने का, कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके अंदर और वो टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और फिर हम हर टेस्ट की एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम ब्रीफ करें प्रीवियस लेक्चर के बारे में, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि गैस रिजर्वायर के अंदर यू कैन यूज़ सम अप्रॉक्सीमेशन। तो प्रेशर अप्रॉक्सीमेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप जो काम कर सकते हैं ट्रांजिट में भी कर सकते हैं, और ये काम आप कर सकते हैं सूडो स्टेडी स्टेट के अंदर भी। अगर हम बात करें कि गैस रेट को प्रेडिक्ट करना है, तो आपके पास इक्वेशन है, ट्रांजिएंट की भी है, आपके पास सूडो स्टेडी स्टेट की भी है, और आपके पास सूडो प्रेशर टर्म के अंदर भी है और अप्रॉक्सीमेशन की टर्म में भी है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है, यानी कि अगर आपको परमिटिविटी पता है, एच पता है, स्किन पता है, टेम्परेचर पता है और डिफरेंट चीज़ें पता है आपको, और आपसे कहा गया फ्लो रेट बता दें, तो आप क्यूजी पे अरेंज करेंगे इक्वेशन को, इनपुट करेंगे डाटा को और फ्लो रेट निकाल लेंगे। तो काम तो आसान हो गया बहुत। तो फ्लो रेट निकालना जब तमाम डाटा गिवन है आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब हम शुरू के अंदर, यानी कि जब हम रिजर्वायर डेवलपमेंट फेज में होते हैं, तो हमारे पास रिजर्वायर का डाटा अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास परमिबिलिटी, थिकनेस, टेम्परेचर, आरई, स्किन और रिजर्वायर पोरोसिटी, टोटल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो इनपुट चाहिए आपको रेट प्रिडिक्ट करने के लिए, वो कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होते आपके पास। तो जब हमारे पास इनपुट्स ही अवेलेबल नहीं है और इक्वेशन हमें पता है, तो हम उस इक्वेशन के ज़रिए रेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो असल जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो बेसिकली इनपुट्स को निकालना, कि इनपुट्स आपके बेसिकली हैं क्या। तो इनपुट्स ही नहीं पता होंगे तो आप रेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप शुरू के अंदर, यानी कि आप जब अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होंगे फील्ड की, तो आप बेसिकली ऐसी इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहेंगे जिसके अंदर आपको जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम हो। तो ये बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जो कि पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का, कि एम्पेरिकल इक्वेशन, तो ये भी एक बेसिकली रेट प्रिडिक्ट करने की इक्वेशन है। तो ये कहलाती है बैक प्रेशर इक्वेशन, जिसको हम डिलीवरेबिलिटी इक्वेशन भी कहते हैं। तो आप देखें कि रेट प्रिडिक्ट करने के लिए इसके अंदर आपको सिंपल सिर्फ दो टर्म्स चाहिए, सी और एन। और सी एक कहलाता है आपका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट, और इसको बैक प्रेशर कोफिशिएंट भी कहते हैं, और एन जो है आपका फ्लो एक्सपोनेंट बेसिकली कहलाता है। तो अगर आपको सी और एन पता हो किसी रिजर्वायर का, खाली और सी और एन पता हो, तो आप रिजर्वायर प्रेशर पता हो आपको, तो आप ये बता सकते हैं कि गिवन पीडब्ल्यूएफ पर आपकी ये फ्लो रेट होगी। तो अगर आप रेट डिज़ाइन करना है अपने वेल का या फील्ड का, तो यू ओनली नीड सी एन रिजर्वायर प्रेशर, यानी सी चाहिए, एन चाहिए, रिजर्वायर प्रेशर चाहिए। तो आप अगर सी एन और रिजर्वायर प्रेशर पता है आपको, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप रेट आराम से बता सकते हैं। आपको लंबे चौड़े इनपुट की ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो ये इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे ट्रांजिएंट के अंदर, या हम पढ़ रहे थे सूडो स्टेडी स्टेट के अंदर, तो इसके अंदर इनपुट बहुत ज़्यादा चाहिए, और एक भी इनपुट आपका गलत हो गया तो आपकी जो प्रिडिक्शन होगी वो गलत हो जाएगी। तो जब हमें इनपुट्स हमें क्लियर नहीं होते, हमें नहीं पता होता, तो वी बेसिकली यूज़ दिस इक्वेशन। अगेन ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये आपकी अप्लाई होती है व्हेन यू आर इन द सूडो स्टेडी स्टेट रीजन, यानी कि आपका स्टेबलाइज्ड कंडीशन अचीव हो गई। तो दिस इक्वेशन बेसिकली इज़ वैलिड फॉर स्टेबलाइज्ड कंडीशन, यानी कि सूडो स्टेडी स्टेट आपका अचीव हो गया, ट्रांजिएंट के लिए वैलिड नहीं है। अगेन बेसिकली आपको पता है कि सूडो स्टेडी स्टेट जब अचीव होता है जब आपकी जो प्रेशर पल्स होती है वो रिजर्वायर की बाउंड्री तक पहुंच जाती है। तो वंस योर रिजर्वायर बाउंड्रीज हैज़ बीन रीच्ड बाय योर प्रेशर पल्स, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन के भी 3 वर्जन है, वन फॉर सूडो प्रेशर, one for pressure approximation, and other for pressure squared approximation. And this equation is the most widely used equation to estimate the well deliverability, and the means of well deliverability is that how much gas will be produced
फॉर अ गिवन वेल फ्लोइंग प्रेशर। तो प्रेशर स्क्वायर्ड की ये बैक प्रेशर इक्वेशन जो है बेसिकली मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ well deliverability testing is to obtain this coefficient and exponent, and once c and n are estimated you can use this equation to predict the flow rate। और अगर हम c और n की बात करें तो n जो बेसिकली फ्लो एक्सपोनेंट है, ये बेसिकली आपका इनकॉर्पोरेट करता है एनी एडिशनल प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू हाई वेलोसिटी, यानी कि टर्बुलेंसी। बेसिकली हमें पता है कि जब बेसिक इक्वेशन जो बनी होती हैं डार्सी इक्वेशन की, तो वो एज्यूम किया गया था कि लेमिनार फ्लो है, और लेमिनार फ्लो के अंदर बेसिकली आपका जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बेसिकली एक फ्लो की वजह से जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है वो हो रहा होता है। मगर व्हेन आपके मॉलिक्यूल्स टर्बुलेंट होते हैं, यानी कि वो हैफेजर्ड मूव कर रहे होते हैं, तो आपका एडिशनल प्रेशर ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो मूवमेंट। तो अगर फ्लो आपका हो रहा है लेमिनार तो आपको प्रेशर ड्रॉप कम मिलेगा, और अगर फ्लो आपका टर्बुलेंस हो रहा है तो प्रेशर ड्रॉप आपका बढ़ जाएगा। तो जो प्रेशर ड्रॉप बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंसी होता है वो बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर इस n के अंदर इंक्लूड हुआ हुआ होता है, और बेसिकली ये वेरी करता है n फ्रॉम 1 to 5, यानी 0.5 से 1 तक फ्लो n की वैल्यू वेरी होती है, और 0.5 का मतलब होता है फॉर फुली टर्बुलेंट फ्लो, और 1 जो होता है वो आपका कंप्लीटली लेमिनार फ्लो पर होता है। तो जो भी होगा वो हम निकाल लेंगे फॉर अ गिवन सिस्टम, और हम देखेंगे किस तरह से n निकलता है। जब हम c की बात करें तो c जो बेसिकली आपका फ्लो कोफिशिएंट कह लें, या बैक प्रेशर कोफिशिएंट कह लें, या परफॉर्मेंस कोफिशिएंट कह लें, और जिसकी यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है कि MSCF पर डे पर PSI स्क्वायर, और जो स्मॉल n है जो कि फ्लो एक्सपोनेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये जो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है ये बेसिकली एक रिजर्वायर की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं, रिजर्वायर रॉक की प्रॉपर्टीज़, रिजर्वायर में जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज़, और आपका जो फ्लो ज्योमेट्री है, रेडियल है या लीनियर है या सेमी रेडियल है या स्फेरिकल है, जो भी बेसिकली आपकी फ्लो ज्योमेट्री है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो सी अकाउंट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स बट एन ओनली अकाउंट्स फॉर दी लेमिनार और टर्बुलेंसी। और जनरली हमें पता है कि जब गैस फ्लो की हम बात कर रहे होते हैं तो गैस फ्लो थोड़े हों या बहुत ज़्यादा हों, टर्बुलेंट तो होंगे। तो टर्बुलेंसी की वजह से ये नंबर जो होगा ये आपका 0.5, 0.6, 0.7 के आसपास मिलेगा। बहुत ही रेयर कंडीशन में ये 1 के बराबर होगा, जब गैस बहुत ही लो रेट से आप फ्लो करवाएं तो आपको हो सकता है ये एक्सपोनेंट आपका 1 के बराबर हो, अदरवाइज़ ये 0.5 के आसपास ही होगा, क्योंकि गैस आपकी जनरली टर्बुलेंस होती हैं, और उस टर्बुलेंसी की वजह से आपको एक स्किन मिल रही होती है, और आपको लगता है उस स्किन को देखते हुए कि शायद इस वेल के अंदर बहुत डैमेज है, मगर वो जो डैमेज आपको अपेरेंट दिख रहा होता है इट्स बिकॉज ऑफ द एडिशनल प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू टर्बुलेंसी। तो जब हम रेट को लो कर देते हैं तो फिर हमें बेसिकली वो जो स्किन हमें दिख रहा होता है हाई रेट पे, वो लो रेट पे नहीं दिखता। तो एक तरीके से हम बाय फ्लोइंग द वेल विद डिफरेंट रेट्स हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि जो डैमेज है वो रेट की वजह से है या नहीं है। तो अगर आपका जो स्किन है वो चेंज हो रहा है विद डिफरेंट प्रोडक्शन रेट, तो इसका मतलब ये है कि जो स्किन दिख रहा है वो रेट डिपेंडेंट स्किन है। मगर अगर रेट चेंज करते जा रहे हैं और आपका बेसिकली स्किन इतना चेंज नहीं हो रहा, तो बेसिकली उससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर रिजर्वायर के अंदर जो स्किन है वो रेट डिपेंडेंट स्किन नहीं है, बल्कि वो फिजिकल डैमेज है। तो ये बेसिकली आपकी बैक प्रेशर इक्वेशन है जिसको आप देख रहे हैं कि ये बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है ये सूडो स्टडी स्टेट के अंदर वैलिड है, यानी कि जब आपका रिजर्वायर बाउंड्री तक आपकी प्रेशर पर हिट हो गई है, यानी बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो आपका हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज़ वैलिड है। ट्रांजिएंट के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि जब हम वेल डिलीवरेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बेसिकली बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो की बात कर रहे होते हैं। तो C और N अगर हमें पता चल जाए तो अल्टीमेटली हम इस इक्वेशन के यूज़ करते हुए बेसिकली उस सिस्टम के लिए हम QG की वैल्यू बता सकते हैं कि इस चौक साइज पर, यानी एक चौक साइज पर एक पर्टिकुलर PWF होगा, तो इस चौक साइज पर ये PWF होगा और आपको ये प्रोडक्शन मिलेगी। अगर चौक साइज चेंज कर देंगे यानी कि PWF चेंज कर देंगे तो ये आपको प्रोडक्शन मिलेगी, एंड सो ऑन। तो वेल डिलीवरेबिलिटी बेसिकली ये बताती है आपको कि हाउ योर प्रोडक्शन रेट विल चेंज बाय चेंजिंग द चौक साइज, यानी PWF चेंज करके आप
QG बताते हैं। और एक कई दफ़ा आप इसको एक टर्म कहलाती है एब्सोल्यूट ओपन फ्लो पोटेंशियल, वो भी आप बताते हैं, यानी कि वो बेसिकली मैक्सिमम प्रोडक्शन जो पॉसिबल है फ्रॉम अ गिवन वेल वो कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट ओपन फ्लो पोटेंशियल, और वो मिलती है आपको बाय प्लेसिंग PWF इजिकल टू 14.7 PSI। तो जब आप PWF को 14.7 PSI A रखते हैं तो उस वक्त आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलती है, और दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ओपन फ्लो पोटेंशियल। तो किसी भी सिस्टम का एक मखसूस C और N होगा, तो वो हम निकालते हैं थ्रू वेल डिलीवरेबिलिटी टेस्टिंग के ज़रिए। और हम देखेंगे 3 तरह के टेस्ट होते हैं, तो आपको C और N टेस्ट से मिलता है, और PWF आप डिफरेंट रखते हैं, PR आपको पता होता है, आप फ्लो रेट बता देते हैं। तो इफ़ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड, द गैस फ्लो रेट QG एट any bottom hole flow pressure PWF can be calculated. We have just discussed it that the objective of the well deliverability testing is to obtain this N and C, the flow exponent and flow coefficient, and these two numbers are different for different system. And how basically we estimate N and C? Basically we take the logarithmic of this equation, and when we take the logarithmic of this equation, the equation become like this: log QG is equal to log C plus n log PR square minus PWF square, which means that when we plot QG versus the difference of the square terms PR square minus PWF square on the log cycle, the slope will be n and intercept will be log C. So simply by plotting QG versus PR square minus PWF square, we can easily obtain N and log C as written over here. But in petroleum engineering, basically a reverse thing is plotted. We plot QG on x-axis and PR square minus PWF square on y-axis, यानी कि QG x पे प्लॉट होता है और PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर आपका y पे प्लॉट होता है। तो इस इक्वेशन में आपको लग रहा है कि y पर QG है और x पर PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर है, मगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो प्लॉटिंग होती है वो रिवर्स होती है। तो इसको x पे आप ले आएँ और इसको यानी कि इसको QG को x पे ले आएँ और इस डिफरेंस को y पे ले आएँ और इक्वेशन को बनाएं y इज इक्वल टू mx प्लस b में। तो स्लोप जो होगा इस ग्राफ का, जो कि PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर है, उसका स्लोप जो है 1/n है। तो आप स्लोप निकालेंगे, प्लॉटिंग लॉग लॉग p होगी, तो लॉग ऑफ दिस टर्म versus log of this term on a log log graph will give you a straight line, and the slope is equal to 1/n, and you know how to estimate slope, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and you inverse that slope to get the value of n. And once you get the value of n, you calculate c by using any point of this line. बेसिकली स्टेबलाइज्ड फ्लो का कोई भी एक पॉइंट लें और इस इक्वेशन के ज़रिए, जो बेसिक इक्वेशन है QG इज इक्वल टू सी PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर की पावर n, तो उसको c पर अरेंज कर लिया आपने, तो इक्वेशन ये बन गई QG डिवाइड बाय PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर की पावर n. सो बाय यूजिंग एनी स्टेबलाइज्ड फ्लो पॉइंट आप c निकाल लेंगे। तो दैट्स हाउ बेसिकली यू एस्टिमेट n एंड c. आप बेसिकली आपको चाहिए QG और PWF स्क्वायर, तो टेस्टिंग के ज़रिए हम बेसिकली PWF स्क्वायर और QG के एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट, यानी कम से कम 3 पॉइंट हों और फेवरेबली 4 पॉइंट बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं कि कम से कम आपके 4 पॉइंट हों, ताकि आपको लाइन रिप्रेजेंटेटिव लाइन मिल जाए और उस रिप्रेजेंटेटिव लाइन का स्लोप निकालें और स्लोप से आप n निकालें और उस n से और किसी भी स्टेबलाइज पॉइंट से, यानी कि लेट्स अज्यूम ये स्टेबलाइज पॉइंट है जो लाइन पर आ रहा है, और ये बेसिकली हमने स्टेबलाइज का मतलब ये कि चारों पॉइंट इस केस के अंदर आपका बियॉन्ड ट्रांजिएंट, यानी कि हर रेट पे आपने मेक श्योर किया है कि यू हैव रीच दी सूडो स्टेडी स्टेट फ्लो, यानी हर रेट के अंदर आपका सूडो स्टेडी स्टेट फ्लो अचीव हो गया है। और किसी भी एक पॉइंट पर जिसपे सूडो स्टेडी स्टेट फ्लो यानी कि स्टेबलाइज फ्लो आपको मिला था, उस एक पॉइंट पर आप बेसिकली सी निकाल सकते हैं। अगेन हम देखेंगे कि 3 तरह के टेस्ट होते हैं, वेल डिलीवरेबिलिटी टेस्ट और बेसिकली
सिर्फ एक टेस्ट के अंदर आपके पास हर पॉइंट पर आपको स्टेबलाइज फ्लो मिलता है। दो टेस्ट आइसोक्रोनल टेस्ट और मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट जो होते हैं उसमें बेसिकली आपको हर फ्लो रेट जो होती है वो स्टेबलाइज फ्लो की नहीं मिलती। तो बेसिकली फिर उसके अंदर आप हर रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते सी निकालने के लिए। तो रिमेंबर कि सी उसी वक्त निकलेगा जब आप यहाँ पर स्टेबलाइज फ्लो का फ्लो रेट और स्टेबलाइज फ्लो पर जो PWF है वो इंटर करेंगे, और एन जो निकालेंगे वो एन बेसिकली आपने जो 4 पॉइंट बेसिकली कलेक्ट किए उस पर प्लॉट करके निकालेंगे। तो बेसिकली आपकी गैस वेल डिलीवरेबिलिटी टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आप सी और एन फाइंड आउट करते हैं, और 3 तरह के टेस्ट बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं। एक कहलाता है बैक प्रेशर टेस्ट जिसको हम फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट भी कहते हैं, दूसरा टेस्ट कहलाता है आपका आइसोक्रोनल टेस्ट, और तीसरा टेस्ट बेसिकली कहलाता है आपका मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट। तो बेसिकली वंस वी परफॉर्म दिस टेस्टिंग एंड वी ऑब्टेन सी एंड एन, we basically complete our information and we can now use this equation to estimate how much gas we gonna produce from a given well at this particular PWF. तो C और N निकालने के बाद we are not needed or we are not interested in other information like permeability, thickness, RE, RW, temperature। हमें बेसिकली और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ C और N निकालने के बाद हमारा काम हो जाएगा and we are in a position to predict the production rate from the well। And obviously C और N जो हैं वो basically are the group of terms that include all these parameters that are needed in previous equation। तो C basically इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है जो कि रॉक प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजर्वायर फ्लूइड ज्योमेट्री है, और N जो बेसिकली आपकी टर्बुलेंसी और एडिशन प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू हायर फ्लो रेट उसको इंक्लूड कर रहा है। तो C और N निकालने के लिए हम बेसिकली टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और ये 3 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। पहला टेस्ट कहलाता है फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट। ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है हाई परमेबल रिजर्वायर के अंदर। तो हाई परमेबल रिजर्वायर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि आपका जो ट्रांजिएंट रीजन होता है वो शॉर्टर होता है, और आप जल्दी ही यानी कि आप बहुत जल्दी सूडो स्टेडी स्टेट के अंदर आप पहुंच जाते हैं। तो आपको फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट के अंदर चाहिए कम से कम 3 से 4 पॉइंट स्टेबलाइज टेस्टिंग के। आपकी आइडल कंडीशन ये है कि यू नीड सम 3 to 4 पॉइंट्स फॉर स्टेबलाइज टेस्टिंग, एंड यानी कि जब आपका स्टेबलाइज फ्लो हो यानी कि सूडो स्टेडी स्टेट फ्लो के अंदर हो। तो इन हाई परमेबल रिजर्वायर आप जल्दी ही सूडो स्टेडी स्टेट रीजन के अंदर चले जाते हैं। तो आप बेसिकली 3 से 4 पॉइंट डिफरेंट रेट्स के ऊपर फ्लो आफ्टर फ्लो के अंदर बेसिकली कलेक्ट कर लेते हैं, और आप फिर ग्राफ प्लॉट करके एन और इस एन का सहारा लेते हुए सी निकाल लेते हैं। तो फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हाई परमेबल रिजर्वायर के अंदर, जहाँ पे स्टेबलाइज कंडीशन जल्दी अचीव हो जाती है। आइसोक्रोनल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है लो परमेबल रिजर्वायर के अंदर, जहाँ पर बेसिकली आपका ट्रांजिएंट जो पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक महीने के बाद आपको सूडो स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलेगी। तो बेसिकली अगर आपने इन रिजर्वायर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइज पॉइंट मिलें, तो और 3 से 4 रेट पे आपको पॉइंट लेने, तो हर रेट पर आपको तकरीबन 1 महीना लगेगा एक पॉइंट कलेक्ट करने में। तो 4 रेट के लिए आपको 4 महीने चाहिए। तो लो परमेबल रिजर्वायर के अंदर चूँकि सूडो स्टेडी स्टेट जो फ्लो होता है वो देर से आता है, तो स्टेबलाइज टेस्टिंग करना आइसोक्रोनल टेस्ट के अंदर इकोनॉमिकल नहीं होता। तो आइसोक्रोनल टेस्ट के अंदर हम बेसिकली 3 से 4 पॉइंट लेते हैं ट्रांजिएंट रीजन के ही। तो ट्रांजिएंट रीजन के ही 3 से 4 पॉइंट लेते हैं, और आखिरी जो पॉइंट होता है वो स्टेबलाइज का होता है खाली, क्योंकि हमने जब देखा था कि सी निकालने के लिए वी मस्ट नीड अ स्टेबलाइज पॉइंट, इसके अंदर लाजमी आपका सूडो स्टेडी स्टेट फ्लो हो। तो आखिरी जो पॉइंट होता है सिर्फ और सिर्फ वो स्टेबलाइज रीजन के अंदर होता है, बाकी जो 4 पॉइंट होते हैं वो आपके ट्रांजिएंट रीजन के अंदर ही होते हैं। और हम देखेंगे कि इसकी थ्योरी ये है कि स्लोप ऑफ ट्रांजिएंट फ्लो एंड स्लोप ऑफ स्टेबलाइज फ्लो वो सेम होता है। तो इसके पीछे थ्योरी ये है कि आइसोक्रोनल के पीछे थ्योरी ये है कि अगर आप ट्रांजिएंट फ्लो के भी 4 पॉइंट लेते हैं और उन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करें, तो जो स्लोप आपको मिलेगा वो बेसिकली 1/n ही होगा। तो सूडो स्टेडी स्टेट की लाइन, तो सूडो स्टेडी स्टेट की लाइन और आपकी ट्रांजिएंट फ्लो की जो लाइन है बेसिकली वो पैरेलल होती हैं। तो ये
इस बेस पर आप ट्रांजिएंट के 4 पॉइंट लेते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, स्लोप निकालते हैं, बट फॉर सी यू नीड एटलीस्ट a point in the pseudo steady region। तो आइसोक्रोनल टेस्ट का आखिरी जो पॉइंट होता है वो स्टेबलाइज टेस्टिंग के अंदर होता है। मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्टिंग अगेन ये और ज़्यादा लो परमिएबल रिजर्वायर में परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू आइसोक्रोनल टाइप टेस्ट रिजर्वायर या फ्लो आफ्टर फ्लो रिजर्वायर के मुकाबले में। तो मॉडिफाइड के अंदर परमिएबिलिटी और कम हो गई है, तो इसके अंदर स्टेबलाइज कंडीशन फिर फ्यू मंथ्स के अंदर अचीव होती है। यानी कि अगर आपने इन लो परमिएबल रिजर्वायर पे आप चाहते हैं कि हर रेट पर आपको स्टेबलाइज कंडीशन अचीव हो, तो मे बी यू नीड टू वेट फॉर 6 मंथ, क्योंकि जो इतने लो परमिएबल रिजर्वायर होते हैं उसमें ट्रांजिएंट रीजन जो होता है वो बहुत लॉन्गर होता है, वो बहुत देर तक होता है और स्टेबलाइज कंडीशन बहुत देर से आती हैं। तो एक रेट पर लेट्स अज्यूम 6 महीने बाद स्टेबलाइज कंडीशन आई, तो अगर आपने 4 पॉइंट लेने हैं तो आपका तकरीबन 2 साल के अंदर आपको 4 स्टेबलाइज पॉइंट्स मिलेंगे। तो मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट जो है बेसिकली ये और बेसिकली लो परमिएबल रिजर्वायर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल इन सच लो परमिएबल रिजर्वायर में आपने चाहते हैं कि स्टेबलाइज टेस्टिंग की जाए, तो हर रेट पर हो सकता है 6 महीने बाद आपको स्टेबलाइज कंडीशन अचीव हो। तो अगर आपने 4 पॉइंट्स पे बेसिकली आपने स्टेबलाइज टेस्टिंग करनी है, तो आपको 2 साल तक फॉर एग्जांपल वेट करना पड़ेगा ताकि आपको स्टेबलाइज हर रेट पे स्टेबलाइज फ्लो मिले और आप एक रीडिंग लें। तो जाहिर बात है ये चीज़ इकोनॉमिकल नहीं है, तो फिर हम बेसिकली इसके अंदर स्टेबलाइज कंडीशन अचीव नहीं कर सकते। तो इसके अंदर भी बेसिकली हम ट्रांजिएंट रीजन के अंदर ही रहते हुए हम रीडिंग लेते हैं और फिर प्लॉट करते हैं उसको। और अगेन इसकी बेसिस भी यही है कि ट्रांजिएंट फ्लो के अंदर जो आपको लाइन मिलती है इसका स्लोप और जो आपको स्लोप मिलता अगर आप वहाँ पे स्टेबलाइज्ड फ्लो होता, दोनों का स्लोप आपका पैरेलल होता है। और स्लोप निकालने के बाद अगेन यू एटलीस्ट नीड 1 स्टेबलाइज पॉइंट। तो इन दोनों टेस्ट के अंदर यानी आइसोक्रोनल और मॉडिफाइड आइसोक्रोनल दोनों के अंदर लास्ट जो फ्लो होता है यानी आखिरी जो फ्लो होता है वो एटलीस्ट स्टेबलाइज होना चाहिए। तो स्टेबलाइज 1 पॉइंट आपको मिलता है इन दोनों टेस्ट के अंदर और उस टेस्ट के ज़रिए फिर आप सी की वैल्यू निकालते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपका फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप 4 पॉइंट ले रहे हैं वो चारों के चारों आपको स्टेबलाइज कंडीशन पर मिले। यानी कि इन चारों रेट के अंदर आपने हर रेट के अंदर आप जल्दी से सूडो स्टेडी स्टेट के अंदर पहुंच गए और आपने एक रीडिंग ले ली। फिर नए रेट पर आपने ये काम किया और नए रेट पर बेसिकली आपने स्टेबलाइज कंडीशन अचीव हो गई और आपने रीडिंग ले ली। सेम ये काम आपने 3rd रेट पे किया और वही आपने 4th रेट पे किया। तो ये इसी वक्त पॉसिबल हो पाया क्योंकि फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हाई परमिएबल रिजर्वायर के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर जल्दी आपका सूडो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है, ट्रांजिएंट आपका बहुत शॉर्टर होता है पीरियड और आप रीडिंग ले पाते हैं। तो ये आप बेसिकली ग्राफ से भी समझ चुके हैं कि इसके अंदर हमने 4 पॉइंट लेने हैं विद डिफरेंट रेट्स। तो आपने वेल को फ्लो करवाना है विद डिफरेंट रेट्स एटलीस्ट फॉर 4 टाइम्स और हर रेट पर आपने PWF मेजर करना है। PR तो फिक्स होगा, तो हर रेट पे PWF आपने मेजर करना है और आपने फिर इसके डिफरेंस को यानी PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर को मालूम करना है और फिर प्लॉट करना है ऑन अ लॉग लॉग ग्राफ। तो तीनों टेस्ट के अंदर आप डिफरेंट रेट्स पे वेल को फ्लो करवाते हैं और हर रेट पर PWF मेजर करते हैं। फ्लो आफ्टर फ्लो के अंदर 4 रेट्स हैं और चारों के अंदर ही आपने स्टेबलाइज कंडीशन अचीव हो गई है आपकी और चारों के चारों आपके स्टेबलाइज फ्लो हैं। तो आपकी एक ही लाइन पे चारों पॉइंट आएंगे और आप स्लोप और सी निकाल लेंगे। आइसोक्रोनल टेस्ट के अंदर जो कि लो परमिएबल रिजर्वायर के अंदर है, आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है कि आप चारों रेट पे स्टेबलाइज पे जाएं। तो आप बेसिकली हो सकता है 3 जो टेस्ट किए यानी 3 रेट जो आपने मालूम करी है वो आपने मालूम करी है ट्रांजिएंट रीजन के अंदर और चौथी जो रेट है वो बेसिकली आपने की है स्टेबलाइज रीजन के अंदर। मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट बेसिकली मज़ीद शॉर्टर है आइसोक्रोनल के मुकाबले में, यानी कि ये बहुत जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आइसोक्रोनल। तो ये लेस एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू आइसोक्रोनल और आइसोक्रोनल लेस एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू फ्लो आफ्टर फ्लो। तो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो फ्लो आफ्टर फ्लो बेसिकली बहुत एक्यूरेट है और इन दोनों की बात करें आइसोक्रोनल और मॉडिफाइड आइसोक्रोनल के अंदर तो आइसोक्रोनल थोड़ा लेंदी है
एज कम्पेयर टू मॉडिफाइड आइसोक्रोनल, और सबसे लेस एक्यूरेट है इन तीनों टेस्ट के अंदर। तो फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट के अंदर जिस तरह फिगर शो की जा रही है, आप वेल को फ्लो करवाते हैं लो टू हाई रेट। तो पहले आपने वेल को फ्लो करवाया एट अ लोअर रेट, इतनी देर फ्लो करवाया आपने कि आपका बेसिकली स्टेबलाइज कंडीशन अचीव हो गई। लेट्स एज्यूम आपने 2 दिन तक फ्लो करवाया, तो 2 दिन तक फ्लो करवाया और 2 दिन तक फ्लो करवाने के बाद आपकी स्टेबलाइज कंडीशन अचीव हो गई। आपने PWF1, ये वो प्रेशर है जो 2 दिन के आखिरी वक्त में था जब आपकी स्टेबलाइज कंडीशन अचीव हो गई थी। तो इस फ्लो रेट पर कांस्टेंट प्रोडक्शन यानी कि हो रही है आपकी 2 दिन तक, और इस रेट के आखिरी टाइम पर जो आपने PWF पढ़ लिया, जो कि आपका स्टेबलाइज प्रेशर का पॉइंट है, ये नोट कर लिया। उसके बाद आपने चोक साइज बेसिकली खोला और विदाउट शटिंग द वेल आपने प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर दी। तो Q1 लेट्स अज्यूम 4000 MSCF पर डी थी आपकी, तो आपने Q2 इंक्रीज कर दी 4000 से लेके 6000 MSCF पर डे कर दी। तो आपने वेल को नए रेट से प्रोड्यूस करवाया और आपने बेसिकली फिर आपने 2 दिन तक वेट किया और आपने अब इस रेट पे जो स्टेबलाइज प्रेशर है वो आपने नोट कर लिया। अगेन फ्लोइंग जो टाइम है हर रेट का वो सेम है, यानी कि Q1 आपने प्रोड्यूस करवाया 2 डेज, तो Q2 भी आपने प्रोड्यूस करवाना है 2 डेज, Q3 भी आपका 2 डेज तक प्रोड्यूस होगा और Q4 भी आपका 2 डेज तक प्रोड्यूस होगा। तो हर रेट पे आपका जो फ्लोइंग टाइम है वो सेम है। तो Q2 पे आपने प्रोड्यूस करवाया और Q2 जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू Q1, एंड Q3 आपका हायर है Q2। तो जब आपका Q2 2 दिन तक फ्लो हो गया, उस टाइम पे जो आपका स्टेबलाइज प्रेशर था PWF2 वो आपने मेजर कर लिया। उसके बाद आपने विदाउट शटिंग द वेल आपने प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर दी, ओपनिंग द चोक साइज, और जब प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर दी, प्रेशर डिक्लाइन हुआ और 2 दिन बाद स्टेबलाइज हो गया, तो फिर आपने स्टेबलाइज प्रेशर आपने नोट कर लिया। फोर्थ रेट आपने बेसिकली ऐसे ही काम किया कि आपने फ्लो आफ्टर फ्लो, यानी कि एक फ्लो के बाद दूसरा फ्लो, दूसरे फ्लो के बाद तीसरा फ्लो, तीसरे फ्लो के बाद चौथा फ्लो, यानी फ़ौरन आपने विदाउट शटिंग द वेल आपने फ्लो बढ़ाते गए। 4 फ्लो आपने बढ़ाए और आपने 4 प्रेशर यानी PWF1, PWF2, PWF3, PWF4 4 प्रेशर आपने बेसिकली मेजर कर लिए, और ये 4 जो प्रेशर हैं ये आखिरी टाइम पर हैं उस प्रोडक्शन रेट के। तो इस टेस्ट से आपने 4 प्रोडक्शन और 4 बेसिकली PWF आपने मेजर कर लिए। अगेन 3 पे भी ये काम हो जाएगा, 2 पे भी हो जाएगा, मगर जितने अच्छे पॉइंट्स आपको ज़्यादा होंगे, आपका जो लाइन बनेगी वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनेगी। तो कम से कम 4 पॉइंट हों, 3 पे भी काम हो जाएगा, 2 पे भी काम हो जाएगा, क्योंकि लाइन के लिए ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट आपको मिनिमम चाहिए। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे, अगर आपके कुछ इनएक्यूरेसी भी हुई या मेजरमेंट में एरर्स हुए तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो 3 से 4 रेट आपने ये काम किया और 3 से 4 प्रेशर आपने मेजर कर लिए, और इस तरह लिखा हुआ है कि बिफोर दैट द वेल वाज शट इन, और जब बिफोर दिस टेस्टिंग जब वेल वाज शट इन एंड रिजर्वायर प्रेशर वाज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू, अगर उसको हम कह लें इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर कह लें या उस वक्त का एवरेज रिजर्वायर प्रेशर कह लें। तो बिफोर प्रोडक्शन रिजर्वायर वाज एट इट्स मैक्सिमम प्रेशर, जो कि इस जगह PR बार कह रहे हैं, और आपने वेल को फ्लो करवाया एट सेवरल डिफरेंट फ्लो रेट्स, और हर फ्लो रेट पर आपने प्रेशर स्टेबलाइज होने दिया और आपने स्टेबलाइज प्रेशर आपने नोट कर लिया। तो आपने ट्रांजिएंट के बियॉन्ड पॉइंट्स आपने कलेक्ट करें, और ये उसी वक्त पॉसिबल हो पाया क्योंकि रिजर्वायर की परमिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, रिजर्वायर हैज़ हाई परमिबिलिटी। तो ये टेस्ट उसी वक्त पॉसिबल है व्हेन रिजर्वायर हैज़ दी हायर परमिबिलिटी। लो परमिबल रिजर्वायर के अंदर ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक टेस्ट परफॉर्म किया गया, आपको यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि एक टेस्ट परफॉर्म किया गया, और बेसिकली बिफोर प्रोडक्शन ये रिजर्वायर प्रेशर था, तो 1952 जो था बेसिकली ये आपका रिजर्वायर प्रेशर है, जो कि इस केस के अंदर मैक्सिमम रिजर्वायर प्रेशर है। जब इस रेट से प्रोड्यूस कराया गया तो दिस वाज द स्टेबलाइज प्रेशर 1700 PSI, यानी कि इस रेट से फ्लो कराया गया। तो इसके एंड पर ये आपका PWF1 है, यानी 1700 PSI। फिर सेकेंड रेट जो है वो है 4154 MSCF पर डे,
और इस रेट पर ये आपका PWF2 है, यानी कि रेट आपने इंक्रीज़ कर दी और PWF डिक्रीज होता रहा। और उस बेसिकली सेकंड पॉइंट का स्टेबलाइज प्रेशर है आपका 1500 PSI। फिर आपने थर्ड रेट प्रोड्यूस करवाया और थर्ड रेट प्रोड्यूस करवाने के बाद ये आपका स्टेबलाइज प्रेशर है। अगेन इसके अंदर आपका फोर्थ पॉइंट बेसिकली नहीं है, सिर्फ 3 ही पॉइंट किए गए, यानी 3 रेट से प्रोड्यूस करवाया और 3 स्टेबलाइज प्रेशर आपने बेसिकली मेजर कर लिए। और आपसे कहा गया कि आप बताएं एब्सोल्यूट ओपन फ्लो फ्रॉम दिस बैक प्रेशर इक्वेशन। तो बैक प्रेशर इक्वेशन अगेन ये वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं और इस इक्वेशन के ज़रिए आपने बताना है कि क्या एब्सोल्यूट ओपन फ्लो होगा। अगेन इस इक्वेशन के ज़रिए अगर आपने एब्सोल्यूट ओपन फ्लो बताना है तो आपने PWF तो रखना है 14.7 PSI। तो PWF में पता है 14.7 PSI रखेंगे तो जो प्रोडक्शन आएगी वो एब्सोल्यूट ओपन फ्लो है, मगर हमें C और N चाहिए। तो C और N निकालने के लिए बेसिकली हमें प्लॉट करना है और प्लॉट जो करना है हमें करना है QG एक्स एक्सिस पे वर्सेस PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर ऑन अ लॉग लॉग ग्राफ। तो लॉग लॉग स्केल पर लॉग लॉग ग्राफ के ऊपर हमने बेसिकली इन दोनों को प्लॉट करना है। तो बेसिकली आपने टेबल के अंदर एक कॉलम बेसिकली बढ़ाना है, यानी कि आपने PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर का एक कॉलम आपने इंक्रीज़ करना है और बेसिकली आपको PR आपका 1952 है। जब आपका प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो उस वक्त जो प्रेशर था यानी कि फर्स्ट वाला थी जो PR, तो PWF स्क्वायर निकाला आपने और फिर आपने PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर निकाल लिया, ये चीज़ मिल गई आपको। और फिर आपने इसको प्लॉट कर दिया और लॉग लॉग साइकिल। तो ये मैंने प्लॉटिंग आपके लिए की हुई है। अगेन ये वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल फाइल जो है मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे आपका गैस रेट और वाई एक्सिस पर आपका PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर आ गया। तीनों पॉइंट आपके स्टेबलाइज्ड पॉइंट हैं, यानी कि तीनों रेट के अंदर आपकी सूडो स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो गई थी। तो तीनों पॉइंट्स बेसिकली आपके लाइन पर आ रहे हैं और आप किसी भी दो पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आप स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने देखा है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और फिर उसका बेसिकली हम इन्वर्स लेंगे तो 1/n आएगा। तो आप डायरेक्टली n निकाल सकते हैं। तो n जो है 1/, स्लोप हो जाएगा। तो n है आपका 1/, स्लोप और वो बराबर है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। तो डायरेक्टली आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करें तो इससे आपको डायरेक्टली n निकलेगा। तो बेसिकली इसके अंदर आपका डायरेक्टली n निकाल सकते हैं आप। तो n के लिए आपने सिंपली x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 किया। तो तीनों ही पॉइंट बेसिकली चूँकि लाइन पर आ रहे हैं तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए लाइन के अंदर। तो इस लाइन के 3 पॉइंट से मैंने 2 पॉइंट ले लिए। तो ये आपने बेसिकली टेबल बनाया हुआ अभी ये रेट आपको गिवन है। तो x2 माइनस x1 एंड अगेन उस x पे जो y है दैट्स y2 माइनस y1। तो ये बेसिकली जो y2 माइनस y1 है ये बेसिकली ये टेबल जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, इस टेबल का आपने इस्तेमाल करना है। और y2 के अंदर आपका ये y2 की बात हो रही है कि PR स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर जो एक नंबर आएगा वो y2 होगा, दूसरा नंबर y1 होगा। तो आपने इसका सहारा लिया और आपके पास एक n की वैल्यू आ गई 0.87। तो वंस यू हैव एस्टिमेटेड n यू कैन कैलकुलेट c। और c निकालने के लिए बेसिकली आपने इक्वेशन का इस्तेमाल करना है बैक प्रेशर इक्वेशन का ही, QG डिवाइड बाई PR स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर की पावर n। और इसके अंदर जो आपने QG रखना है वो स्टेबलाइज्ड फ्लो के अंदर कोई भी पॉइंट QG रखें और कॉरस्पॉन्डिंग PR स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर रखें। तो ये बेसिकली अगेन इसके अंदर आपने कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया QG का 1800 पर और कॉरस्पॉन्डिंग PR स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर रख दिया। तो ये C की वैल्यू आ गई। वंस यू हैव एस्टिमेटेड C एंड N आप इक्वेशन के अंदर रख के QG की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो QG इज इक्वल टू C PR स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर की पावर n। तो C की वैल्यू ऊपर से आ गई, N की वैल्यू 0.87 आ गई। तो ये आपकी बैक प्रेशर इक्वेशन बन गई इस सिस्टम के अंदर। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें एब्सोल्यूट ओपन फ्लो निकालना था और एब्सोल्यूट ओपन फ्लो निकालना के लिए हमें पता है कि PWF हमें रखना है 14.7 PSI। तो इस इक्वेशन में हमने PWF 14.7 रखा और हमने QG की वैल्यू निकाल ली जो कि है 8980 MSc पर डे। तो basically that's how you have to use basically production rate
and PWF in stabilized testing to estimate N and C। तो फ्लो आफ्टर फ्लो जो हम परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं हाई परमेबल रिजर्वायर के अंदर, हमारा सूडो स्टेडी स्टेट जल्दी अचीव हो जाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। मगर बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि आइसोक्लोनल टेस्ट बेसिकली आप परफॉर्म करते हैं लो परमेबल रिजर्वायर के अंदर, और लो परमेबल रिजर्वायर के अंदर आपका जो स्टेबलाइज कंडीशन होती हैं वो बहुत देर से अचीव होती हैं। और अगर आप कलेक्ट करना चाहें तमाम स्टेबलाइज कंडीशन के पॉइंट्स, तो टेस्ट आपका बहुत लंबा रन होगा जो कि इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो बेसिकली इसके अंदर आप शुरू के जो 4 जो पॉइंट्स आपको चाहिए प्रोडक्शन के, वो आप लेते हैं ट्रांजिएंट रीजन के अंदर। तो आप बेसिकली लॉन्ग इनफ वेट नहीं करते, आप फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लेते हैं मैं 12-12 घंटे के 4 प्रोडक्शन रेट पर फ्लो करवाऊंगा। अगेन 4 जो प्रोडक्शन रेट हैं वो बेसिकली प्रोग्रेसिवली हायर हैं, यानी Q1 लोअर है, Q2 हायर है, Q3 उससे हायर है, Q4 सबसे हायर है। तो 4 प्रोडक्शन रेट हैं और चारों प्रोडक्शन रेट का फ्लो टाइम सेम है। और जिस तरह फ्लो आफ्टर फ्लो में हमने पढ़ा था कि एक के बाद दूसरा फ्लो था, दरमियान में शटिंग पीरियड नहीं था, मगर आइसोक्रोनल के अंदर दरमियान में शटिंग पीरियड होता है। तो पहली दफ़ा आपने प्रोडक्शन ली, लेट्स अज्यूम 12 आवर्स आपने प्रोडक्शन ली, वेल को बंद कर देंगे और वेल को इतनी देर बंद रखेंगे कि दोबारा प्रेशर आपका स्टेबलाइज हो जाए और स्टेबलाइज होके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाए। फिर Q2 पर फ्लो करवाएंगे और Q2 जो हायर है Q1 से, उसको फ्लो करवाने के बाद फिर वेल को बंद कर देंगे और इतनी देर बंद करेंगे कि आपकी प्रेशर दोबारा स्टेबलाइज हो जाए मैक्सिमम वैल्यू तक। फिर Q3 पे फ्लो करवाएंगे, Q3 पे फ्लो करवाएंगे और इसके बाद फिर वेल को बंद कर देंगे और वेल को बंद करेंगे इतनी देर कि प्रेशर आपका स्टेबलाइज हो जाए दोबारा अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, एंड सो ऑन। तो आइसोक्रोनल टेस्ट के अंदर आपका प्रोड्यूसिंग और फिर शटिंग पीरियड होता है। एक दफ़ा प्रोड्यूस करवाया, एक दफ़ा शट करवाया, एक दफ़ा प्रोड्यूस करवाया, एक दफ़ा शट करवाया, एक दफ़ा प्रोड्यूस करवाया, एक दफ़ा शटिंग पीरियड हुआ। फ्लो आफ्टर फ्लो में कोई शटिंग पीरियड नहीं था। और शटिंग पीरियड का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका प्रेशर स्टेबलाइज होकर दोबारा मैक्सिमम लिमिट तक आ जाए, यानी जब आप दोबारा प्रोडक्शन लें तो दोबारा प्रोडक्शन हो रही है मैक्सिमम प्रेशर से PWF तक। फिर आपने शट इन कर दिया, थर्ड प्रोडक्शन ली और थर्ड प्रोडक्शन से पहले प्रेशर दोबारा अपने PR पे चला गया और फिर आपने फ्लो करवाया और वो आया PWF3 तक। तो आइसोक्रोनल टेस्ट जो आप लो परमेबल रिजर्वायर में परफॉर्म कर रहे हैं और इसके अंदर बेसिकली हर रेट पे स्टेबलाइज कंडीशन अचीव करना मुश्किल होता है, क्योंकि लो परमेबल रिजर्वायर के अंदर आपकी प्रेशर पल्स जो होती है वो स्लोअर मूव करती है, ट्रांजिएंट रीजन आपका लंबा होता है और बैक प्रेशर इक्वेशन आपने जनरेट जो करनी है बेसिकली वो स्टेबलाइज कंडीशन के लिए वैलिड होती है, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन रेट जो बैक प्रेशर इक्वेशन प्रिडिक्ट कर रही है वो आपका सूडो स्टेडी स्टेट या स्टेबलाइज कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन होगी वो आपका प्रिडिक्ट करती है। तो थ्योरेटिकली आपने जो 4 पॉइंट लिए हैं इसके अंदर वो बेसिकली लिए हैं ट्रांजिएंट के अंदर। लेट्स अज्यूम आपने 12 घंटे तक प्रोड्यूस करवाया और 12 घंटे तक प्रोड्यूस करवा के आपने 4 फ्लो रेट पर 4 प्रेशर निकाल लिए। ये भी हो सकता था आप 24 घंटे तक प्रोड्यूस करवाते और 24 घंटे तक हर प्रोडक्शन लेते और प्लॉट करते, या ये भी होता कि आप 48 आवर्स तक प्रोड्यूस करवाते और 48 आवर्स तक हर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करवाने के बाद 4 प्रेशर ले लेते। तो T1, T2, T3 जो हैं ये डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लो रेट हैं कि आपका Q1 जो है या Q2 या Q3, क्योंकि आइसोक्रोनल के अंदर प्रोड्यूसिंग टाइम ऑफ ईच फ्लो रेट सिमिलर है। तो Q1 भी सेम टाइम के लिए फ्लो करवाया है, Q2 भी सेम के लिए, Q3 भी सेम के लिए, Q4 भी सेम के लिए। तो एक टेस्ट में आप 12 घंटे फ्लो करवा सकते हैं, दूसरे टेस्ट में 24 घंटे, तीसरे टेस्ट में 36 घंटे एंड सो ऑन। मगर तीनों रेट जो है वो ट्रांजिएंट के अंदर हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हो सकता है आपका जो सूडो स्टेडी स्टेट स्टार्ट होता वो होता 20 दिन बाद। तो 20 दिन से फॉर एग्जाम्पल 20 दिन तक एक रेट को फ्लो करवाएंगे तो आपका स्टेबलाइज कंडीशन मिलेगी। तो अगर आप 12 घंटे करवा रहे हैं, 24 घंटे करवा रहे हैं, 48 घंटे करवा रहे हैं, इवन आप 4 डेज करवा रहे हैं, तो 4 डेज भी आपकी लोअर है 20 डेज से। तो 4 डेज का जो फ्लोइंग पीरियड होगा उसके अंदर भी आप ट्रांजिएंट रीजन के अंदर ही हैं। तो ये बता रहा है कि
जब आप ट्रांजिएंट के अंदर हो, चाहे T1 हो, चाहे T2 हो या T3 हो, इन तमाम लाइन का स्लोप जो हम कह रहे हैं 1/n के बराबर है, वो पैरेलल है आपके स्टेबलाइज्ड फ्लो के। तो अगर आप स्टेबलाइज फ्लो भी करते तो आप फॉर एग्जांपल हमने बात की कि 10 दिन बाद आपका स्टेबलाइज कंडीशन अचीव होती, तो Q1 आप 10 दिन के लिए फ्लो करवाते, फिर Q2 भी 10 दिन के लिए फ्लो करवाते, Q3 भी 10 दिन के लिए फ्लो करवाते और Q4 भी 10 दिन के लिए फ्लो करवाते। तो 10-10 दिन तक फ्लो करवाते, यानी कि आप फ्लो आफ्टर फ्लो करते 10 दिन तक Q1, 10 दिन के बाद Q2, 10 दिन के बाद Q3, 10 दिन के बाद Q4, तो 4 आपको पॉइंट्स मिलते, तो चारों पॉइंट आपको स्टेबलाइज्ड फ्लो के मिलते। तो स्टेबलाइज्ड फ्लो को अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप भी और जो ट्रांजिएंट रीजन के अंदर जो फ्लो करवाया है आपने, उनका स्लोप भी पैरेलल है। तो आप ट्रांजिएंट के अंदर ही फ्लो करवा के आप स्लोप निकालते हैं और स्टेबलाइज का खाली एक पॉइंट आपको पता होता है। तो इस पॉइंट को आपको पता है और इस लाइन का फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक टेस्ट में T1 पे फ्लो करवाया था, तो स्लोप पता है। तो आप इस पॉइंट का सहारा लेते हुए और इस लाइन का आपको स्लोप पता है, आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और रिमेनिंग वर्क जो होगा वो आप यानी सी जो निकालेंगे वो इस स्टेबलाइज पॉइंट से निकालेंगे। तो दैट्स हाउ बेसिकली you use basically the transient flow to estimate slope, and you know that stabilize का और transient का जो slope है वो पैरेलल है, बराबर है, लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप बराबर है आपका। तो आप पैरेलल लाइन से स्लोप निकालते हैं और स्टेबलाइज पॉइंट का यूज़ करते हुए सी निकाल लेते हैं। अगेन ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है या तो लो प्रेशर रिजर्वायर के अंदर, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फ्लो आफ्टर फ्लो करें और इतना वेट करें, तो आपको एस्टिमेट्स चाहिए खाली, तो आप जल्दी से स्मॉल ड्यूरेशन के लिए फ़्लो करवाते हैं, बंद किया फ्लो करवाया, बंद किया फ्लो करवाया, और आपने 4 पॉइंट्स ट्रांजिएंट के लिए, 1 पॉइंट स्टेबलाइज कर लिया, ट्रांजिएंट से स्लोप निकाला, स्टेबलाइज पर बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है आपके ट्रांजिएंट से, और उसका स्लोप वही है जो आपका ट्रांजिएंट फ्लो की लाइन का है, और फिर स्टेबलाइज पॉइंट का यूज़ करते हुए आपने सी निकाल लिया। तो बेसिकली ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये इसका बेसिक है और इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फ्लो टाइम जो है आइसोक्रोनल के अंदर सेम है, हर रेट का फ्लो टाइम सेम है, मगर शट इन टाइम जो है, जो आफ्टर ईच फ्लो आप कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। तो Q1 के बाद जो आपने शट इन किया, ये ड्यूरेशन सबसे छोटी है एज़ कम्पेयर टू जो Q2 के बाद शट इन किया या Q3 के बाद शट इन किया, क्योंकि जितना आप बेसिकली हायर रेट से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके बाद जो शट इन पीरियड है वो लंबा है। तो Q3 के बाद जो शट इन पीरियड है वो सबसे लंबा है एज़ कम्पेयर टू Q2 के बाद और Q1 के बाद जो आपने बंद किया। और इसके अंदर भी आपको एक्सटेंडेड फ्लो रेट करना है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 स्टेबलाइज पॉइंट चाहिए, और उस स्टेबलाइज पॉइंट की प्रोडक्शन और PWFs का यूज़ करते हुए आप C निकालेंगे। तो C निकालने के लिए आपको स्टेबलाइज पॉइंट चाहिए। अब आपको N निकालने के लिए स्टेबलाइज पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रांजिएंट रीजन से ही N निकाल सकते हैं। तो आइसोक्रोनल टेस्ट के हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आपका एक टेस्ट परफॉर्म किया गया, जिसका बिफोर टेस्टिंग जो रिजर्वायर प्रेशर था 1952 PSI था, और ये बता दिया गया है कि वेल को आपने फ्लो करवाया है 4 चोक साइज़ के अंदर, और हर चोक साइज़ पर जब आपने फ्लो करवाया तो आपने PWF मेजर कर लिया, और बेसिकली आपका बता दिया गया है कि आपने 2 टेस्ट परफॉर्म किए गए, एक परफॉर्म किया 3 आवर्स पे और एक परफॉर्म किया 6 आवर्स पे। तो एक दफ़ा 6 आवर पे आपने इस रेट से फ्लो करवाया और PWF मेजर कर लिया, एक दफ़ा फिर 6 आवर्स से आपने ये प्रोडक्शन करवाई और ये प्रेशर मेजर कर लिया, एंड सो ऑन। तो जो हम बात कर रहे थे T1 T2 की, तो ये जो एक दफ़ा 3 आवर पे ये काम किया और एक दफ़ा 6 आवर पे काम किया, तो 3 आवर और 6 आवर पर रेट तो सेम है, तो जो PWF आया वो मेजर कर लिया। तो 6 आवर वाला यहाँ पर शो किया जा रहा है कि बेसिकली आपने 3 और 6 दोनों पे परफॉर्म किया था, और 6 आवर की मैं कैलकुलेशन शो करूँगा और 3 आवर पे आप कर लेंगे। और ये बता दिया गया बेसिकली कि जो एक्सटेंडेड टेस्ट था वो कंडक्टेड हुआ फॉर अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स एट अ रेट ऑफ 6 मिलियन SCF पर डे, और आपका PWF इस पॉइंट पे आपने मेजर कर लिया। तो स्टेबलाइज पॉइंट भी मेजर कर लिया जो कि 6 मिलियन SCF पर डे, और उसका स्टेबलाइज प्रेशर, यानी कि लास्ट पॉइंट आपको गिवन है जो स्टेबलाइज प्रेशर का है,
और ये शुरू के जो 4 पॉइंट हैं जो कि जिनका फ्लोइंग टाइम है 6 आवर्स, यानी कि हर रेट को 6 घंटे के लिए प्रोड्यूस करवाया है, और इस 6 घंटे के अंदर आप ट्रांजिएंट रीजन के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ बता दिया गया कि स्टेबलाइज जो पॉइंट है वो 72 आवर्स में अचीव हुआ, और आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 6 घंटे तक हर रेट के लिए। तो इस 6 घंटे के अंदर आप बेसिकली ट्रांजिएंट रीजन के अंदर ही। तो ट्रांजिएंट रीजन के अंदर आप स्लोप तो निकाल सकते हैं, सी नहीं निकाल सकते। तो स्लोप इन 4 पॉइंट से निकल जाएगा, मगर सी निकालने के लिए यू हैव टू यूज़ द लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये स्टेबलाइज पॉइंट है। और बता भी दिया गया कि आइसोक्रोनल टेस्ट है। तो आइसोक्रोनल टेस्ट बताने का मतलब यही है कि इसके अंदर शुरू के जो पॉइंट्स हैं वो आपके ट्रांजिएंट रीजन के अंदर हैं, आपके हर पॉइंट स्टेबलाइज पॉइंट नहीं है, क्योंकि जनरली टेस्ट परफॉर्म किया जाता है लो परमिएबल रिजर्वायर के अंदर, और यू डू नॉट हैव मच टाइम टू वेट कि आप हर पॉइंट को स्टेबलाइज के अंदर मेजर करें। और आपसे कहा गया कि इक्वेशन डेवलप करें जो बैक प्रेशर इक्वेशन है, और आप एब्सोल्यूट ओपन फ्लो निकालें। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए की हुई है। तो आप अगेन ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो मैं बता रहा था आपको कि एक्चुअल में टेस्ट 3 आवर पे भी परफॉर्म किया गया और 6 आवर भी परफॉर्म किया गया। तो 3 आवर पर बेसिकली भी फ्लो करवाया गया और 6 आवर भी फ्लो करवाया गया, और जो कैलकुलेशन की गई हैं वो 6 आवर पे की गई। तो आपने बेसिकली प्लॉट करना है। प्लॉट अगेन आपने वही करना है, PR² माइनस PW² वर्सेस QG ऑन द लॉग ग्राफ। और आपको पता है कि बेसिकली सिर्फ शुरू के 4 पॉइंट जो ट्रांजिएंट के अंदर हैं इनको आपने प्लॉट करना है, क्योंकि स्लोप जो होगा इन 4 पॉइंट से जो आएगा वो आपका इक्वल है स्टेबलाइज पॉइंट या स्टेबलाइज फ्लो के बराबर। तो इन 4 पॉइंट्स को आपने प्लॉट किया और आपने पहले स्क्वायर निकाला, QG के अगेंस्ट प्लॉट किया, तो ये आपको लाइन मिल गई। इस लाइन का आपने n निकालना है। तो n निकालने के लिए अगेन x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 सिंपली आपने कर दिया। आप स्लोप निकालें पहले, अगर स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करें, और फिर n जो है 1 अपॉन स्लोप है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप n निकाल लें जो कि इन्वर्स ऑफ स्लोप है, जो कि x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, और इस n की वैल्यू ये आ गई कि 0.815 आपकी n की वैल्यू है। तो वंस यू हैव एस्टिमेटेड n यू कैन ईजिली कैलकुलेट c। तो c के लिए आपके पास शर्त है कि आप बेसिकली स्टेबलाइज पॉइंट का इस्तेमाल करें। तो स्टेबलाइज पॉइंट आपको गिवन है जो कि लास्ट वाला है। तो 6000 MSc पर डे, और आपके पास PR² माइनस PW² मौजूद है। आपने इसको यूज़ किया और आपने c की वैल्यू निकाल ली। तो वंस यू हैव एस्टिमेटेड c यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन QG, और आपने c की वैल्यू डाली, n की वैल्यू डाली, तो ये आपकी बैक प्रेशर इक्वेशन हो गई। और इसके अंदर आपने 14.7 PSI आपने रखा, और आपने एब्सोल्यूट ओपन फ्लो की वैल्यू निकाल ली। तो एब्सोल्यूट ओपन फ्लो निकालने के लिए आपको C और N चाहिए था, तो वो C और N आपने टेस्ट के जरिए निकाल लिया। तो मैंने कैलकुलेशन के अंदर इस रेट का और इस PWF का इस्तेमाल किया है, यानी कि मैंने 6 आवर पे काम किया है, और आपने ये काम 3 आवर्स पे भी करना है, और काम वैसे ही रहेगा। आपने इनका यानी कि PWF आपके पास ये इस्तेमाल करना है आपने, और इसका आपने PR² माइनस PW² निकालना है, और इसको प्लॉट करना है अगेंस्ट दिस QG, और आपने n निकालना है। n इसके ज़रिए निकालें या n इसके ज़रिए निकालें, एज पर थ्योरी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली ये ग्राफ हमने देखा हुआ है कि फ्लोइंग टाइम आपका 3 आवर हो, 6 आवर हो, 12 आवर हो, ट्रांजिएंट के अंदर या स्टेबलाइज के अंदर जिस टाइम से भी किसी रेट को फ्लो करवाएं, आपके स्लोप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है आपकी कैलकुलेशन से। तो 3 आवर से और 6 आवर से रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि n निकलता है और n से c निकलता है। तो लाइन सारी लाइनें पैरेलल हैं, स्लोप सबका इक्वल है। तो 6 आवर से मैंने कैलकुलेशन करवा दी, और इससे काम अगेन आपका आसान भी हो गया, और आपका टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी हो गया। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 72 आवर्स फॉर ईच पॉइंट। अगर आप स्टेबलाइज टेस्ट करना चाहते तो आप 72 आवर्स तक वेट करते हर रेट पर, और फिर आप स्टेबलाइज प्रेशर मेजर करते, फिर रेट को चेंज करते, फिर 72 आवर्स तक वेट करते, और फिर स्टेबलाइज प्रेशर आप नोट करते। तो बेसिकली इस सिस्टम पे अगर आप
फ्लो आफ्टर फ्लो करना चाहते तो आपका ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाती और हो सकता है टेस्ट आपका इकोनॉमिकल नहीं होता। इस तरीके से करने से आपका काम बहुत जल्दी हो गया और बेसिकली आपके रिजल्ट्स थोड़े बहुत इनएक्यूरेट तो होंगे, मगर इतना फ़र्क आपकी कैलकुलेशन पे नहीं आएगा, आपको एस्टिमेट्स मिल जाएंगे। मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्टिंग बेसिकली ये आइसोक्रोनल का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। कई दफ़ा बेसिकली ये होता है कि जब आप शट इन कर रहे हैं, और शट इन हमने देखा कि हर प्रोडक्शन के बाद आप शट इन कर रहे हैं और शट इन पीरियड जो होता है वो बढ़ता जाता है, और कई दफ़ा कंपनीज़ के लिए ये भी अनइकोनॉमिकल हो जाता है कि आप इतनी देर वेट करें कि प्रेशर को स्टेबलाइज होने दें दोबारा पीआर तक। तो बेसिकली मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट के अंदर आप का शट इन पीरियड जो होता है वो फ्लो पीरियड के बराबर होता है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि शट इन पीरियड को आप प्रेशर के ऊपर स्टेबलाइज होने दें। तो आपका आप शट इन सेट फेस प्रेशर को रिकॉर्ड कर लेते हैं इमीडिएटली बिफोर ईच फ्लो पीरियड rather than the average bar pressure, and that stand phase pressure is used in the calculation। और ये जल्दी भी हो जाता है, सबसे जल्दी ये हो जाएगा, और ये सबसे लेस एक्यूरेट होता है। तो इसी सिस्टम पर अगर आप परफॉर्म करने जाते हैं फ्लो आफ्टर फ्लो तो सबसे लेट होता, और इसी सिस्टम पे अगर आप परफॉर्म करें मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट तो सबसे जल्दी हो जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली सब अप्रोक्सीमेशन है, इक्वेशन जो n की हम एज्यूम करते हैं तो वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन आती है और रिजल्ट इतने एक्यूरेट नहीं होते। तो ये बेसिकली डायग्राम है जो बता रही है हाउ बेसिकली मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट इज परफॉर्म। आप फ्लो करवाते हैं, फ्लो के बाद शट इन करते हैं, फ्लो करवाते हैं, शट इन करते हैं, फ्लो के बाद फ्लो करवाते हैं, शट इन करते हैं, और हर दफ़ा जब फ्लो करवा रहे हैं तो हायर रेट से करवा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। और हर फ्लो के बाद जब शट इन कर रहे हैं तो शट इन पीरियड भी इसके अंदर सेम टाइम का है जैसे आपका फ्लोइंग टाइम है। तो अगर 12 घंटे प्रोड्यूस करवाया तो 12 घंटे ही बंद किया हुआ है, 12 घंटे प्रोड्यूस करवाया, 12 घंटे बंद किया, 12 घंटे प्रोड्यूस करवाया, 12 घंटे बंद किया, 12 घंटे प्रोड्यूस करवाया, और आखिरी जो आपकी रेट है वो एक्सटेंडेड फ्लो है। यानी कि इसके अंदर आपको एटलीस्ट 1 पॉइंट जो मिलता है रिलायबल मिलता है, स्टेबलाइज फ्लो एंड स्टेबलाइज प्रेशर। तो जब हम प्रेशर बिल्ड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लो करवाया तो ये आपका प्रेशर प्रोफाइल मिली, और जब आपने शट इन कर दिया, शट इन के बाद आप इतने देर तक नहीं बैठे कि प्रेशर स्टेबलाइज होते होते अपने मैक्सिमम लेवल तक जाता। आपने 12 घंटे तक शट इन करने के बाद दोबारा खोल दिया, तो प्रेशर वाज अबाउट टू रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आपने दोबारा ओपन कर दिया तो ये प्रोफाइल मिल गई। फिर 12 घंटे के लिए बंद किया, इट कुडंट रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ तक भी गया था उसके बाद ही आपने फ्लो करवा दिया, फिर आपने बंद कर दिया, जहाँ तक ही गया था फ्लो करवा दिया। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि शट इन प्रेशर है बेसिकली वो लोअर है आपका प्रीवियस वन से। तो PWS1 सबसे ज़्यादा है, PWS2 सबसे कम, उससे कम है, PWS3 उससे कम है, और PWS4 उससे कम है। तो हर हायर रेट के बाद जब आप वेल को बंद कर रहे हैं तो वेल आपका मैक्सिमम लेवल तक नहीं जा पा रहा, और PWS3 जो है वो आपका प्रीवियस से लोअर है, और आपने कैलकुलेशन करनी होती है, और कैलकुलेशन के लिए आपको PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर चाहिए। और आइसोक्रोनल के अंदर तो हमने देखा था कि बेसिकली आप वेल को इतनी देर तक बंद कर रहे हैं कि आपका प्रेशर दोबारा बढ़ते बढ़ते PR तक जा रहा है। तो हर रेट के लिए आपका जो डेल्टा P है वो PR स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर ही है। तो Q1 के लिए भी PR स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर है, Q2 के लिए भी PR स्क्वायर माइनस PWF2 स्क्वायर है, Q3 के लिए भी PR स्क्वायर माइनस PWF3 स्क्वायर है। तो हर रेट के लिए PR है, PR स्क्वायर माइनस PWF1 स्क्वायर, PR स्क्वायर माइनस PWF2 स्क्वायर एंड सो ऑन। मगर मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट के अंदर आपका जो वेल शट इन हो रहा है वो बेसिकली इतना ड्यूरेशन के लिए बंद नहीं हो रहा कि मैक्सिमम प्रेशर रीच हो, तो यू आर नॉट रीचिंग टू बेसिकली PR। तो हर रेट के लिए बेसिकली डेल्टा P वो अलग है। तो फर्स्ट रेट के लिए तो आपका PR स्क्वायर माइनस PWF1 स्क्वायर है, मगर सेकेंड रेट के लिए है आपका PWS2 का स्क्वायर माइनस PWF2 का स्क्वायर, और Q3 के लिए आपका PWS3 का स्क्वायर माइनस PWF3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जब मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट को आप एनालाइज कर रहे हैं और आपने टेबल बनाना है PR स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर का,
क्योंकि अगेन हम प्लॉट बैक प्रेशर इक्वेशन को ही कर रहे हैं, यानी वाई एक्सिस पर पी आर स्क्वायर माइनस पी डब्ल्यू एफ स्क्वायर है और एक्स एक्सिस पे आपका क्यू जी है, और ये दोनों जो प्लॉटिंग कर रहे हैं हम लॉग लॉग ग्राफ पे कर रहे हैं और उससे हम स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप जो निकल रहा है आइसोक्रोनल मॉडिफाइड आइसोक्रोनल के अंदर, वो आपका ट्रांजिएंट के जो पॉइंट्स हैं उससे निकल रहा है। उस स्लोप का यूज़ करते हुए आप सी निकाल रहे हैं, और सी के लिए आपको स्टेबलाइज पॉइंट चाहिए। फ्लो आफ्टर फ्लो के लिए कोई शर्त ऐसी नहीं है, फ्लो आफ्टर फ्लो के चारों पॉइंट स्टेबलाइज के हैं, आपने चारों को प्लॉट किया, चारों को प्लॉट करने के बाद स्लोप निकला और फिर किसी भी एक पॉइंट पर आपने सी निकाल लिया। मगर आइसोक्रोनल मॉडिफाइड के लिए थोड़ा सा हमने अलग से काम करना है। तो मॉडिफाइड के लिए अगेन जब आप टेबल के अंदर कॉलम बना रहे होंगे पी आर स्क्वायर माइनस पी डब्ल्यू स्क्वायर का, तो फॉर सेकेंड रेट आपका पी आर नहीं यूज़ होगा, बल्कि पी डब्ल्यू एस टू का स्क्वायर माइनस पी डब्ल्यू एफ टू का स्क्वायर यूज़ होगा। एंड फॉर थर्ड रेट आपका जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे पी आर स्क्वायर माइनस पी डब्ल्यू एफ थ्री का स्क्वायर के लिए आप काम करेंगे, वो होगा पी डब्ल्यू एस थ्री का स्क्वायर माइनस पी डब्ल्यू एफ थ्री का स्क्वायर। और फोर्थ रेट अगर है तो उसके लिए आपका पी डब्ल्यू एस फोर का स्क्वायर माइनस पी डब्ल्यू एफ फोर का स्क्वायर। तो दैट्स हाउ बेसिकली यू विल एस्टिमेट डेल्टा पी स्क्वायर फॉर ईच रेट। और ये काम जो कि देख रहे हैं आपका इतना एक्यूरेट नहीं है, तो इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं आते हैं, वो एस्टिमेट्स आते हैं कि ये प्रोडक्शन आपको मिल रही होगी ईच पी डब्ल्यू एफ पर, और इतने एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये बेसिकली एक सबसे लेस एक्यूरेट डिलीवर एबिलिटी टेस्टिंग है फ्लो आफ्टर फ्लो और आइसोक्रोनल के मुकाबले में। तो ये मैंने आपको बताया कि फॉर द फर्स्ट फ्लो पीरियड आप इसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर सेकंड फ्लो पीरियड आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगेन पी डब्ल्यू एस वन जो है वो बेसिकली आपका रिजर्वायर प्रेशर ही है, मगर पी डब्ल्यू एस टू जो है रिजर्वायर प्रेशर नहीं है। तो ये चीज़ आपने डाटा में से एक्सट्रैक्ट करनी है कि हर फ्लो के लिए क्या आपको प्रेशर्स चाहिए होंगे फॉर प्लॉटिंग, क्योंकि अगेन आपका ये प्लॉट होगा। तो लेट्स अज्यूम ये आपका टेस्ट परफॉर्म किया गया मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट, और ये बेसिकली कहा गया कि बिफोर टेस्टिंग आपने 20 घंटे के लिए वेल को बंद किया, और जब आपने 20 घंटे के लिए बंद किया तो ये आपका पी डब्ल्यू एस है। फिर आपने फर्स्ट फ्लो करवाया, फर्स्ट शट इन किया, सेकंड फ्लो करवाया, सेकंड शट इन किया, थर्ड फ्लो करवाया, थर्ड शट इन किया, फोर्थ फ्लो करवाया, और फिर उसके बाद आपने फाइनल शट इन किया। जब फर्स्ट फ्लो करवाया ये रेट थी, सेकंड फ्लो करवाया ये रेट थी, थर्ड फ्लो करवाया ये रेट थी, फोर्थ फ्लो करवाया ये रेट थी, और आपका एक्सटेंडेड फ्लो ये। तो 4 प्रोडक्शन रेट और एक्सटेंडेड फ्लो आपको गिवन है। फर्स्ट फ्लो के बाद जब आपने शट इन किया तो ये प्रेशर हो गया। अगेन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शट इन के बाद जो प्रेशर है वो बिल्ड होके रिजर्वायर प्रेशर के बराबर नहीं हुआ। तो फर्स्ट फ्लो के बाद जो बंद किया वो जो प्रेशर है शट इन प्रेशर इज़ लोअर देन जो रिजर्वायर प्रेशर। सेकंड फ्लो के बाद जो सेकंड शट इन है वो फर्दर लोअर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शट इन और रिजर्वायर प्रेशर। थर्ड फ्लो के बाद जो शट इन है वो मज़ीद लोअर हो गया सेकंड शट इन और फर्स्ट शट इन के मुकाबले में। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो एंड शट इन आर सेम इन मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट। 12 घंटे के लिए फ्लो करवाया, 12 घंटे के लिए बंद किया, 12 घंटे के लिए फ्लो करवाया, 12 घंटे के लिए बंद किया, और फिर आखिरी एक्सटेंडेड फ्लो करवाया 81 आवर के लिए, और फिर बंद किया 120 आवर्स के लिए। जो आपने फाइनल शट इन किया इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रेशर बिल्ड होकर कहाँ पहुँच गया, रिजर्वायर प्रेशर तक पहुँच गया। तो इस डाटा का इस्तेमाल करते हुए अगेन आपने इक्वेशन बतानी है, यानी सी और एन निकालना है पहले, और फिर बैक प्रेशर इक्वेशन को रख के आपने एब्सोल्यूट ओपन फ्लो आपने बताना है। तो रेट आपको गिवन है, आपने कॉलम बना लिया क्यू जी का, पी डब्ल्यू एस का, पी डब्ल्यू एफ का। तो क्यू जी आपको 4.5, 5.6, 6.85, 8.25 और 8। तो 4 आपकी ट्रांजिएंट की प्रोडक्शन है और 5वां आपका एक्सटेंडेड फ्लो है। फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए रिजर्वायर प्रेशर ही आपका पी डब्ल्यू एस वन है, तो 1948 जो है ये पी डब्ल्यू एस वन हो गया, और ये पी डब्ल्यू एफ वन हो गया 1784। तो फर्स्ट प्रोडक्शन के बाद ये आपका पी डब्ल्यू एफ वन हो गया और ये पी डब्ल्यू एस वन है। सेकेंड के लिए भी पी डब्ल्यू एस वन, पी डब्ल्यू एस टू और पी डब्ल्यू एफ टू। थर्ड के लिए पी डब्ल्यू एस थ्री और पी डब्ल्यू एफ थ्री। फोर्थ के लिए भी और स्टेबलाइज के लिए भी आपको नंबर गिवन है। तो आपने इस टेबल से एक्सट्रैक्ट करके ये आपने इस टेबल के अंदर आपने इंटर कर लिया। अगेन आप फिर निकालेंगे डेल्टा पी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है
PWS का स्क्वायर माइनस PWF का स्क्वायर। सो फॉर फर्स्ट प्रोडक्शन 1948 का स्क्वायर माइनस 1784 का स्क्वायर, ये नंबर आ गया। फॉर सेकेंड प्रोडक्शन 1927 का स्क्वायर माइनस 1680 का स्क्वायर, ये नंबर आ गया। थर्ड प्रोडक्शन के लिए 1911 का स्क्वायर माइनस 1546 का स्क्वायर, तो ये नंबर आ गया। और फोर्थ के लिए भी आपके पास चल गया। तो अब आपके पास यहाँ पर ये टेबल आ गया और आपको प्रोडक्शन पता है। आप प्लॉट कर लेंगे PW स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर को वर्सेस QG और लॉग लॉग साइकिल और लॉग लॉग ग्राफ, और n निकाल लेंगे। अगेन n निकालने का तरीका वही है, आप सिंपली x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 करेंगे, क्योंकि स्लोप है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और n है 1 अपॉन स्लोप, तो डायरेक्ट n निकाल लें आप x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। तो जो एनालिसिस आपकी आइसोप्रोनल की थी, बिल्कुल वही एनालिसिस आपकी इस मॉडिफाइड आइसोप्रोनल के अंदर होंगी, बस थोड़ा फ़र्क डेल्टा पी स्क्वायर निकालने में आया था, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। तो डेल्टा पी स्क्वायर अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि मॉडिफाइड आइसोप्रोनल के अंदर जब शट इन करते हैं तो शट इन करके आप हर दफ़ा रिजर्वायर प्रेशर पे नहीं पहुंचते, आप उससे पहले ही दोबारा वेल को खोल देते हैं। तो जो फर्स्ट शट इन है उसको आप ट्रीट करेंगे बेसिकली सेकंड फ्लो के अंदर। तो फर्स्ट शट इन था 1927, जिसको इस्तेमाल किया आपने PR स्क्वायर निकालने में फॉर सेकंड फ्लो रेट एंड सो ऑन। तो ये चीज़ जो थी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अदरवाइज एनालिसिस टेक्निक बिल्कुल वैसे ही होंगी। अब आप प्लॉट करेंगे PW स्क्वायर माइनस PW स्क्वायर वर्सेस QG ऑन द लॉग साइकिल, n निकाल लेंगे। n निकालने के बाद स्टेबलाइज पॉइंट से आप C निकाल लेंगे। तो बेसिकली आपके पास ट्रांजिएंट के 4 पॉइंट हैं, इससे आपने n निकाल लिया। n निकालने के बाद जो स्टेबलाइज का एक पॉइंट है, उससे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन जो है पैरेलल होगी आपके ट्रांजिएंट से। इस लाइन से आप C निकाल लेंगे स्टेबलाइज पॉइंट को यूज़ करते हुए। एंड वंस यू हैव द इक्वेशन, आप 14.7 पे प्रोडक्शन बता देंगे, जो कि आपकी एब्सोल्यूट ओपन फ्लो होगी। So that's all from my side for this lecture number 6. Thank you.